रजत कलसन, जो कि दलित उत्पीड़न पर तमाम जो भी हरियाणा के केसेस हैं, जिसमें मिर्चपुर का केस हो, भगाना, गोहाना, जो बड़े मामले हरियाणा में हमने देखे हैं, उनमें वकील रहे हैं और हरियाणा की जमीन पर जाति के खिलाफ संघर्ष करने में, जाति विरोधी आंदोलन को लीड करने में एक बड़ा नाम है रजत कलसन। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजत। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है रजत भाई कि आप आए हमारे स्टूडियो में, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से ये मन था कि मैं आपसे मिलूं और आपके साथ रिकॉर्डिंग करूं। मैं देखता हूं आपका, जब मैंने नाम सुना कि रजत कलसन कोई वकील है, तो युवराज सिंह को जेल भिजवा दिया, गिरफ्तार हुए, फिर उनको जो है जमानत हुई, मुनमुन दत्ता और युविका चौधरी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को आपने जो है कानूनी दांवपेच में घसीट लिया और उनको सिखा दिया कि जाति सूचक शब्द अगर बोलोगे तो कानून का डंडा चलेगा। रजत भाई, कैसे ये लड़ाई चल रही है जो एंटी कास्ट मूवमेंट हरियाणा में, और आपको मैं देख रहा हूँ इन तमाम मसलों में, कैसी जर्नी रही, कैसे आपने ये शुरुआत की? देखिए, जर्नी पिछले 15 साल से मेरी चल रही है और मिर्चपुर कांड मेरी लाइफ में एक ब्रेक था। हालांकि उससे पहले से ही मेरी बैकग्राउंड भी यही रही है। मेरे फादर एडवोकेट हैं और 1971 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं जब लॉ करता था तभी से अपने फादर के केबिन में आके मैं उनको काम करते हुए देखता था। और हमारे एरिया में मेरे फादर ही एससी कम्युनिटी के एकमात्र वकील थे, तो हमारे समाज के लोग मेरे फादर के पास आते थे और उनके साथ जो उत्पीड़न, भेदभाव या अत्याचार की घटनाएं होती थी वो बताते थे। SC/ST एक्ट जब नहीं बना था तो आईपीसी में उन केसेस को कवर किया जाता था। 1989 में SC/ST एक्ट आया जी, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे फादर उनके कंप्लेंट ड्राफ्ट कराते थे और कंप्लेंट ड्राफ्ट कराने के बाद उसमें पुलिस FIR दर्ज नहीं करती थी, फिर कोर्ट में कंप्लेंट केस के तौर पर उनको चलाना पड़ता था। बड़ा लेंथी प्रोसेस था और इस तरह का प्रोसेस था कि जो विक्टिम थे वो थक हार कर बैठ जाते थे। लेकिन मैंने अपने पढ़ाई की शुरुआत के दिनों में, लॉ की पढ़ाई की शुरुआत के दिनों में बड़ा नज़दीकी से इसको देखा कि हमारे समाज के साथ एक्चुअली जमीन पर हो क्या रहा है। जातिवाद के बारे में मैं सुनता आ रहा था, लेकिन मैंने खुद फिर आप खुद देखा कि भी वाकई में ग्राउंड पर जातिवाद के बहुत बुरे हालात हैं। तो धीरे धीरे 2003 के बाद मुझे लॉ करने का लाइसेंस मिला। उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरे फादर ने मुझे फ्री हैंड दिया कि आप खुद प्रैक्टिस करो। और जब एक बार मेरे साथ खुद के साथ इस तरह की घटना हुई, जातीय भेदभाव की घटना हुई और उस भेदभाव की लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरे साथ जातीय हिंसा हुई। अच्छा। और बीइंग एडवोकेट मैं पुलिस के पास गया, अपने साथी वकीलों को भी साथ लिया, तो वकील होने के बावजूद भी मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। क्या ये वो केस है जिसमें आपके प्लॉट पे किसी पुलिस वाले ने कब्जा कर लिया था? जी। क्या था वो मामला, बताएं सर। हमने एक प्लॉट लिया था, काफी पहले मेरे फादर ने एक प्लॉट लिया था। तो जिस जगह पर प्लॉट था उस जगह सभी गरीब लोगों के प्लॉट थे। ओके। और उन प्लॉटों पर एक भूमाफिया जो एक पुलिस वाले की उसमें बना हुआ था, वो उसका हेड था, उसने सभी गरीब लोगों के प्लॉटों पर कब्जा कर लिया। वो पुलिस वाला था? वो पुलिस वाला था और उस टाइम एक सिटिंग MP था, उसका गनमैन था। अच्छा, हाँ, तो उसका सत्ता में उसको संरक्षण था। सत्ता में संरक्षण था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी। तो मैंने सभी कानूनी दाव पेच चलाए, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरा कब्जा नहीं छोड़ा। फिर मैंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट में जज साहब ने कहा कि आप को इस मामले में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करो। कोर्ट में मैंने सारी बात बताई, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराई। फिर कोर्ट ने उसको वारंट जारी किए, तब जाकर वो मामला सोल्व हुआ। तो मुझे लगा कि एक वकील के साथ वकील को इतना संघर्ष करना पड़ता, तो गरीब लोग जो हैं, दलित बस्तियों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा। और वाकई में बहुत बुरा होता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रजत भाई, आपने मिर्चपुर कांड का जिक्र किया। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव थे तो मैं भी मिर्चपुर गांव गया और उस गांव से हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें गांव पूरा दलित बस्ती, वाल्मीकि जाति के लोग खाली हो गए हैं। पूरे घर ऐसे खंडर बन चुके हैं, जहां कभी गृहस्थी थी वो पूरा बर्बाद हो चुका है।
40 दलित लोग बचे हैं जो कि उन्हीं लोगों के खेतों में काम करते हैं जो उसमें दोषी साबित हुए हैं। इस पूरी मिर्चपुर कांड में आप मुख्य वकील रहे और उस लीगल एड लोगों को प्रोवाइड किया। क्या चैलेंजेस रहे मिर्चपुर कांड के बाद जब आपने एक लीगल लड़ाई शुरू करी? क्या चुनौतियाँ आई? मैंने सुना है कि कई बार आपके ऊपर हमले की भी बात हुई, धमकियां दी गई और एक टकराव बना रहा उस दौरान। जिस समय मिर्चपुर कांड हुआ था, ये है 21 अप्रैल 2010 की बात है। उस समय मैं अपने हांसी के चैम्बर में बैठा हुआ था और उस समय मेरे फादर के एक दोस्त होते थे, वो मिर्चपुर से थे, टीचर थे। अच्छा। मिर्चपुर एक टीचर्स का गांव है, वहाँ पे मास्टर टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो अक्सर ये बातें करते थे भी हमारा चमारों का या एससी कम्युनिटी का और हमारा तो बड़ा भाईचारा है। तो उस समय उनके पास एक कॉल आई, कॉल आके वो बड़े खुश हुए। तो मेरे डैडी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो जवाब दिया उसको सुनकर मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। उसने कहा कि चूड़ों ने गांव में फतूर मचा रखा था और फूक दिए। अच्छा। बस्ती फूक दी उनकी, मार दिए, तीन मार दिए। तो ये सुनकर मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई हमारे साथ एससी कम्युनिटी के अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और जातीय हिंसा को प्रमोट करने का काम कर रहा है। थोड़ी देर तक वो बात जो थी मिर्चपुर कांड वाली वायरल हुई, हम लोगों तक पहुंची कि कुत्ते के भौंकने के चलते दलित बस्ती को आग लगा दी गई है। एक बाप और उस बेटी जो थे उनको जिंदा जला दिया गया जी। तो उससे पहले मैंने कोई इस तरह के एजिटेशन नहीं किए थे, कोई कुछ नहीं किया था, फादर को करते देखता था। तो उसी समय मैंने अपने 8-10 वकील साथी जो मेरी कम्युनिटी से थे, कुछ मेरे मुंशी और उनके दोस्त थे, हम 20-25 लोग इकट्ठा हुए नेक्स्ट डे और हम हांसी में एसडीएम ऑफिस होता था, उसके आगे हमने नारेबाजी की। मुख्यमंत्री उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, डीसी जो थे वो ख्यालिया थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम जाट कम्युनिटी। ओके। और एसपी भी उसी कम्युनिटी से थे, डीजीपी भी उसी कम्युनिटी से थे। तो हमने वहां पे नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद अखबारों में खबर छपी, तो मेरा उस केस को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। तो मैं बड़ा चाहता था कि भाई इस केस में मैं कुछ करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां पर जाने की। तो लेकिन मैंने देखा कि 2-3 दिन बाद पुलिस नारनौल थाने के एसएचओ को और 1-2 और आरोपियों को लेकर कोर्ट में आती है। अच्छा। इतना बड़ा केस था, आगजनी का, मर्डर का। मैंने देखा पुलिस ने उसमें कोई रिमांड नहीं मांगा उनका। मेरे अंदर से पता नहीं मुझे आवाज आई कि मुझे इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मैं बिना किसी की अथॉराइजेशन के, विक्टिम की किसी की बिना अथॉराइजेशन के मैं कोर्ट में अपीयर हुआ। मैंने कहा योर ऑनर, इसमें इतना बड़ा केस है और इसमें मौके से बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी होती है। जी बिल्कुल। जिससे आग लगाई गई, जिन व्हीकल्स में आए थे, तेल की कैनियां, लाठी, डंडे, पत्थर, सब कुछ रिकवर करना था। और इतने बड़े केस में पुलिस रिमांड तक भी नहीं मांग रही है। तो जज साहब ने कहा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैं जी मैं विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करूं, वेयर इज योर वकालतनामा? तो मैंने जज साहब से उस टाइम वैसे ही बोल दिया कि मेरा वकालतनामा साइन होके हिसार से आ रहा है। उस समय मिर्चपुर के जो विक्टिम्स थे वहां से पलायन करके हिसार मिनी सेक्रेटेरिएट में आके गांव छोड़ दिया था उन्होंने डर के मारे। हाँ। तो तब आपकी उनसे बात नहीं हुई थी कि आप हमारे मेरी उनसे किसी से कोई बात नहीं हुई थी। मैंने जैसा आपको वैसे ही कहा कि मेरा वकालतनामा आ रहा है, तब तक मुझे सुने। तो जो जमीर की आवाज है कि भीतर से आवाज आई कि मेरे समाज के साथ बुरा हुआ है। जज साहब ने मेरे को कहा वकील साहब देखो, मैं लॉ जो है वो ये आपको परमिशन नहीं दे रहा कि आप बिना वकालतनामे के मुंह उसके आप वकालतनामा लेके आइए, फिर मैं सुनता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैं मिर्चपुर जो मिनी सेक्रेटेरिएट गया, वहाँ उनके साथ बैठा, उनकी दर्द सुने, सारे के सारे पता चला। मिर्चपुर गया, फिर मैंने उन लोगों से बात की और उस समय आप नहीं मान सकते, उस समय इतना दहशत का माहौल था कि कोई भी वकील वहां पे उनकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं था।
हमारे ही समाज के कुछ लोग आए हुए थे, वहां पे बैठे हुए थे और वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह इनका जाटों के साथ समझौता हो जाए। अच्छा, तो वो एक तरीके की कोशिश हो रही थी कि कॉम्प्रोमाइज करा जी, दिया जाए, compromise और आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे अपने लोग थे उसमें। हमारे अपने लोग थे। वो मीडिएटिंग कर रहे थे कि उनकी तरफ से पक्ष रख रहे थे? तो जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो जो एक्यूज्ड कम्युनिटी है वो हमारे समाज के कुछ लोगों को अपना एजेंट बनाकर भेजती है, जो प्रयास करते हैं। वो हर बड़े केस में इस तरह से होता है। Got it. लेकिन फिर भी मैंने उनको मोटिवेट किया कि बहुत बड़ा केस है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपके साथ रिपीटेडली इस तरह की जो इंसिडेंट्स होंगी। जी। उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे वकालतनामा साइन करके दिया और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उस केस में मैंने लास्ट तक हम लोगों ने उसमें लड़ाई लड़ी, और किस तरह से लड़ाई लड़ी ये मैं आपको बताऊंगा, किन किन हालातों में लड़ाई लड़ी, क्या क्या झेलना पड़ा। जरूर सुनना चाहेंगे रजत भाई, आप बताएं, क्योंकि मिर्चपुर में जो मैं अभी होके आया हूँ उस जमीन पे, तो वो दहशत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी भी लोगों के दिल में है, जो वहाँ पीछे छूट गए हैं। आप अगर हमारा इंटरव्यू सुनेंगे लोगों से बात करते हुए, तो वो कहते हैं कि हम अभी भी दहशत में हैं, हमको डर लगता है कि कभी भी किस दिन कुछ भी हो जाएगा। अगर हमें थोड़ा सा जुगाड़ हमारा हो जाए, पैसा कुछ मिल जाए, तो हम भी ये गांव छोड़ देंगे। कैसी जर्नी रही, क्योंकि दहशत का माहौल आज भी उस गांव में है? तो मिर्चपुर जैसे ही मैंने इसमें वकालतनामा साइन कराने के बाद कोर्ट में अपीयर होना शुरू किया, कोर्ट से पेपर्स लेने शुरू किए, उनको पढ़ा पुलिस क्या कर रही है। यानी कि केस रजिस्टर होने के काफी दिन बाद भी एक भी आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। तो दिल्ली की एक एनजीओ है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, उसके कुछ नुमाइंदे भी इसमें फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे। तो उनको पता चला कि मैं इस केस में विक्टिम्स की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ, तो वो भी आके मुझसे मिले। तो हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी किसी को, तो हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कराई सबसे पहले जून में। और उस पिटीशन में हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की कि इस मामले में एक भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया, गांव से पलायन कर ठीक दिया है। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में थे हियरिंग के दौरान, उनको बुलाया। तो विक्टिम उस दौरान हिसार से दिल्ली में बिरला मंदिर के पास महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, वहां पर आ गए थे। हाँ, उन्होंने शरण ली थी, शरण ली थी। तो डीसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विक्टिम्स से वहां पर मिलकर आओ। डीसी जो ख्यालिया थे वो मिलने गए। विक्टिम्स इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उस डीसी को देखते उन्होंने चप्पल निकाल ली और उसको चप्पल मारने के लिए पीछे भागे। डीसी वहां पे किसी राहगीर का स्कूटर रुकवा के और स्कूटर में बैठ के वहां से भागा। तो वो पीड़ा, वो गुस्सा इस वजह से थी क्योंकि इतने दिन कोई मदद नहीं हुई, उसमें कोई उनको परेशान किया गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील को कहा कि अगर आपको डर लगता है कि हम आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो हमको बताइए, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑर्डर करते हैं। जी जी। 48 घंटे के अंदर आप अरेस्ट कीजिए, अदरवाइज हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोलेंगे अरेस्ट करने के लिए। फिर दबादब 130 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किए। 130 आरोपी में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार था, एक वहां का एसएचओ था, नारनौल थाने का एसएचओ, जिसकी जुरिडिक्शन में मिर्चपुर गांव होता है। वो मिर्चपुर गांव का भांजा था। अच्छा। वो भी जाट कम्युनिटी से था। और जब इस केस की गवाही हुई तो उसके मैं कुछ बताता हूं आपको। जो जिसकी बच्ची को जलाया गया था, जिसके पति को जलाया गया था, उसने कोर्ट में, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये बताया कि भीड़ आई ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ के, पैदल 1500 के करीब लोग थे। ट्रैक्टर ट्रालियों में पत्थर भरे हुए थे, डीजल और पेट्रोल के टैंकर रखे हुए थे, लाठी, डंडे, गंडासी, तलवारें, सारी चीजों से लैस होकर आए थे। उसी टाइम गांव के ही एक वाल्मीकि कम्युनिटी के व्यक्ति को सूचना मिली कि इस तरह से गांव, हमारी बस्ती पर अटैक होने वाला है। एसएचओ को उसने फोन किया कि काजल साहब
इस तरह से वारदात होने वाली आई है। तो उस एसएचओ ने वो फोर्स लेके गांव में आया और उसने क्या किया, उसने जितने भी वाल्मीकि समुदाय के, दलित समुदाय के युवा लड़के थे जो उनसे टक्कर ले सकते थे, उनको दलित चौपाल में इकट्ठा कर लिया। अच्छा, दलित चौपाल में इकट्ठा इसलिए कर लिया ताकि उनको फ्री हैंड मिल्स के वायलेंस करने के लिए, अच्छा, कि वहां पे कोई रोकने के लिए बचे ना, रोकने के लिए कोई बचे ना। और पीछे से उनको कह दिया कि तुमने जो करना कर लो। अरे बाप रे। और जब एसएचओ उनको झूठी समझाइश दे रहा था हमारे चौपाल में बिठा के, तब चीखने चिल्लाने की महिलाओं की आवाज आई। तब वो लड़के वहां से भागे, वहां पे जाके देखा तो इंसिडेंट शुरू हो चुका था, आगजनी शुरू हो चुकी थी, मारपीट शुरू हो चुकी थी। और जो जो ताराचंद जी थे जिनको जला के मारा गया था, और उनकी लड़की थी सुमन देवी, उनके घर में आग लगा दी गई थी। घर बंद कर दिया था, बाहर से साकल मार के, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो कमला देवी जो उस लड़की की माँ थी, उसने सच्चों से कहा कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। एसएचओ ने जाटों के लड़कों को ये कहा कि भाई इस घटना की वीटी जो है, सूचना जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चली गई है, फोर्स आ रही है, फोर्स आने में आधा पौना घंटा लगेगा, इतनी देर में जो कुछ करना कर लो। और उन्होंने जम के उत्पात मचाया, घर में घुस घुस के मारपीट की। और उस औरत ने अपनी गवाही में ये भी बताया, कमला देवी ने, सब कुछ जल जाने के बाद डेड बॉडीज को बाहर निकाला। और उसके बाद जो जाट समाज के लड़के थे जो इसमें आरोपी थे बड़ी संख्या में, उन्होंने उसको मारने के बाद वहां पे अपने कपड़े उतार के, नेकेड ऊपर नीचे का उतार के वहां पे नाचे उन डेड बॉडीज के सामने। ये कोर्ट की गवाहियों में रिकॉर्ड है ये बात। तो इन लोगों के अंदर जातीय नफरत किस हद तक है, आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ कॉन्स्पिरेसी करके और दलित बस्ती को आग लगाई गई थी। ये प्रोसेस करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और ये जो गवाही आप बता रहे हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और दूसरी, अभी पुलिस का मैंने पुलिस का आप लोगों को बताया कि पुलिस ने क्या किया मौके पे। पुलिस ने इस केस में डेलिबरेटली डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की, सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। अगर इस पुलिस में ईमानदारी से इसमें काम करती तो 1,500 लोग अरेस्ट होने थे। पुलिस ने केवल 100, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 130 लोगों को अरेस्ट किया था। जांच अधिकारी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 102 लोगों को दोषी ठहराया, बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दिया। तहसीलदार जो था उसको भी क्लीन चिट दे दी। 102 में 5 लोग जो थे देवर जुनैल, उनका अलग से ट्रायल चला। तो 98 लोगों के खिलाफ, 98 में से 42 लोगों के खिलाफ पहला चालान दिया गया। आनन फानन चालान दिया गया। चालान देने के बाद गवाहों को समन कर दिया गया। समन करने के बाद गवाहियां शुरू कर दी गई हिसार की कोर्ट में। और हिसार की कोर्ट में मुझे बताया गया कि हमारे समन आए हुए हैं, हमारी गवाही होनी है। अच्छा। आमतौर पे मैं गवाही से पहले 2-3 दिन पहले अपने विटनेसेस को बैठ के बताता हूँ किस तरह से गवाही देनी है, लेकिन मेरे को गवाहों को भी मौके पे बताया गया कि तुम्हारी आज गवाही है। गवाहों ने भी मुझे मौके पे बताया कि आज आपकी गवाही है। इतने बड़े केस में मेरे को समझाने का भी टाइम नहीं दिया गया। मैं कोर्ट रूम के बाहर खड़ा होके, जो मेरा विटनेस था, कंप्लेनेंट ऑफ द केस करण सिंह, मैं उसके कंधे पे हाथ रख के, मैं करण सिंह, आज बहुत इंपॉर्टेंट गवाही है और मैं आपको है ना बैठ के जो आपका स्टेटमेंट है वो समझा देता हूँ। मैं उससे यही बातें कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे कम से कम 400-500 लोग जो जाट कम्युनिटी के थे, जिसमें अक्यूज्ड के जो रिलेटिव्स थे, उनके खाप पंचायतों के मेंबर थे, गांव के लोग थे, वो सारे के सारे मेरे पास आ गए। बोले हाँ भाई कौन है तू? मैं भाई इनका वकील हूँ मैं। बोला ऐसा है, इसमें हमारा समझौता हो गया, आप पीछे हो जाओ। ये मेरा विटनेस है, इसने मेरे को अभी तक ये नहीं कहा कि मेरा समझौता हो गया। मैंने उसको कहा कि तेरा समझौता तो नहीं हुआ ना? वो इतना डरा हुआ था, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। 500 लोग आदमी हमला करने आएंगे तो कैसे कोई बोल पाएगा? तो मैंने उनको धमकाया, भीड़ वालों को, कि मेरे को इससे बात करने दो। वो फिर वायलेंट हो गए और उन्होंने मेरे साथ ही हाथापाई, धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये सब कोर्ट में हो रहा है? कोर्ट रूम के बाहर, कोर्ट रूम के बाहर, जो कि एक सिक्योर एरिया है। सिक्योर एरिया, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया। मैंने वाकई जज साहब को बताया।
जज बलजीत सिंह थे एडिशनल सेशन जज उस टाइम। मैं योर ऑनर मिर्चपुर केस आपके पास ट्रायल है, विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया गया है, विटनेसेस की प्रोटेक्शन कोर्ट की जिम्मेदारी है, विटनेसेस को वन ओवर किया गया है, थ्रेट किया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है या लालच दिया गया है। दे आर नॉट स्पीकिंग इवन ए सिंगल वर्ड। विटनेसेस की छोड़ो, मेरे साथ हाथापाई कर रहे हैं बाहर लोग जी। बोला आपके साथ हाथापाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पुलिस चौकी है, वहां पे कंप्लेंट करो। विटनेसेस जो है वो मुझे बोलेंगे आके कि हमको थ्रेट किया है तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। अब विटनेसेस की इतनी हिम्मत नहीं है वो कोर्ट में अंदर जाके बोलने। कोर्ट ने 11 विटनेसेस उस दिन समन किए थे, 11 के 11 विटनेसेस को अपने रूम में बुलाया। गवाही देना चाहते हो? हाँ देना चाहते हैं। आप मानेंगे नहीं, अभी तक मैं आपको पुलिस का रोल बता रहा था, अब मैं प्रोसिक्यूशन का रोल। प्रोसिक्यूशन का मतलब सरकार का एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है जो केस लड़ता है विक्टिम्स की तरफ से, पीड़ितों की तरफ से। प्रोसिक्यूशन की तरफ से होते हैं सरकारी वकील, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही है। उस टाइम हिसार में 10-12 सरकारी वकील थे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। वो सारे आरोपियों के वकील के साथ खड़े थे। मैं अकेला विक्टिम्स की तरफ से खड़ा था। तो जिनकी जिम्मेदारी थी कानूनी तौर पे कि वो विक्टिम्स की पैरवी करें, वो उनके खिलाफ थे। वो आरोपियों के वकील के साथ खड़े हुए थे। और मेरे देखते ही देखते 11 विटनेसेस को मेरे जबरदस्त ऑब्जेक्शन के बावजूद कोर्ट में हॉस्टाइल करा दिया गया उन सरकारी वकीलों द्वारा। हॉस्टाइल का मतलब पक्षाघात करा दिया गया। और उनसे ये कहलवाया गया कि इन्होंने आग नहीं लगाई। आग तो है ना, कोई कहता है मैं मौके पे हाजिर नहीं था, कोई कहता है कि कहीं पे आग, माता के मंदिर में आग लगी थी, वहां से चिंगारी आके आ गई। इस तरह की बातें कहलाई गई और 11 के 11 होगा। मैनिपुलेशन जिसको हम कहते हैं, मैनिपुलेट कर देना, आपको दबाव में डाल देना, आपका बुद्धि को फेर देना और अपने मन मुताबिक आपसे बयान लिखवा लेना, बुलवा लेना, ये सब हुआ है कोर्ट इतना में। थ्रेट किया था उसके साथ। मैंने सारा काम खत्म होने के बाद मैंने जज साहब को कहा, जज साहब ये इनजस्टिस हो रहा है। जज साहब बोले अगर आपको लगता है, जज साहब के और मेरे बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी जो मैं आपको इंटरव्यू में नहीं बता सकता जी, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है तो आप इस केस को ट्रांसफर करा लो। आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप 406 सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करो। आपने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी, मैंने अपना एफिडेविट दिया कि मेरे साथ बीइंग एडवोकेट फॉर द विक्टिम कम्युनिटी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीरियस कॉग्निजेंस लिया। मेरे एफिडेविट पे उसी जज से रिपोर्ट मांगी कि वकील बड़े सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, इनमें क्या सच्चाई है। तो उस जज साहब ने लिख के भेजा कि उस दिन हियरिंग वाले दिन वकील साहब मेरे पास आए थे, बहुत डरे हुए थे, विक्टिम्स भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसने ये 4 लाइन लिख के भेजी। उन 4 लाइनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफर करके दिल्ली भेज दिया। रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई फिर। तो पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र सब खिलाफ हो जाता है दलितों के, सब पूरी तरह दलितों के खिलाफ हो जाता है। अब दिल्ली ट्रांसफर होने से पहले जो 103 है जो आरोपी थे वो सेंट्रल जेल हिसार में थे। और मैंने सुना है वहाँ वो बड़ी मौज की समय बिता रहे थे, उनको सारी सुविधाएं वहाँ मिलती थी। उनका घर से खाना आता था। अच्छा, उनका घर से खाना आता था और सारी सुविधाएं मिलती थी और उनको एश्योर किया गया था कि तुमको आराम से निकाल लिया जाएगा। तो हम रोहिणी कोर्ट में मैं अपीयर हुआ पहली बार, जज थी यहाँ पे कामिनी लाऊ जज थी। तो जब रोहिणी कोर्ट में हमने एंटर किया तो मैं आपको बताऊं कि आरोपियों की तरफ से 100 तो आरोपी थे और इतने ही उनकी तरफ से वकील थे। अच्छा। और रोहिणी बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वकील साहब, तो उन्होंने कोर्ट को जज कामिनी लाऊ को ये बोला कि
मैं यहाँ की बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और मैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार एसोसिएशन आई एम रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज पर्सन्स। तो जज ने कहा आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडिविजुअल उस पे करो। हाँ सही बात है। अच्छा, जब कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती थी तो वो 90-100 वकील जो थे वो हमको बोलने नहीं देते थे। तो जज ने हमारी बात समझी और उनको कह दिया कि 3 एडवोकेट आपकी तरफ से रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो वो हूटिंग वगैरह करते थे क्या? हूटिंग वगैरह भी करते थे, धमकाने की कोशिश करते थे हम लोगों को। और आप देखिए, मैं अब तक है ना, मिर्चपुर केस के जो आरोपी थे उनको ये पता लग चुका था कि हमारा तो समझौता कभी का हो जाता है, इस आदमी ने हमारा समझौता नहीं होने दिया। इस पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे हैं कि ये बाकी सब चीजें ठीक है, रजत कलसन ने भाईचारा खराब कर दिया। हम में तो बहुत भाईचारा है, लेकिन रजत कलसन ऐसा आदमी है जो हमारे भाईचारे को खराब कर रहा है। तो मैं उन कोर्ट के बाहर 100 मुलजिम होते थे, उनके हाथ पकड़ के 100 पुलिस वाले होते थे, उनके बीच में से कोर्ट रूम में जाता था, और वो हर आदमी मेरे को देख के कुछ ना कुछ थ्रेटनिंग कमेंट करता था। आप इसको अगर इमेजिन करें तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। ये एकदम डराने वाला अनुभव है रजत। तो सबसे पहले 2010 में मैंने कोर्ट को कहा कि मेरे को जान का खतरा है। तो कोर्ट ने कहा तो आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई, 2 मुझे गनमैन दिए, और ड्यूरिंग ट्रायल एक आरोपी जेल से भाग गया, तिहाड़ जेल से। अच्छा। और सीआईडी में रिपोर्ट थी कि वो वकील को मारने के लिए भागा है। तो मेरे घर के आगे पुलिस चौकी बनाएगी, 15 पुलिस वाले उसमें तैनात किए गए। 6 महीने तक मेरे से, जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक मेरे घर के आगे पुलिस प्रोटेक्शन तैनात रही, और 10 साल में पुलिस प्रोटेक्शन में रहा। दिल्ली में जो आरोपी पक्ष थे उनकी तरफ से बहुत महंगे वकील अपीयर हुए। हमारी तरफ से मैं था, एक दिल्ली गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना अलग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किया था, और दिल्ली सरकार का अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। हम 3-4 वकील थे, एक वकील हमारे एनजीओ की तरफ से थे, श्री जी। ओके। तो आपको एक बड़ी सनसनीखेज बात मैं बताऊंगा कि जो आरोपी पक्ष के जो वकील थे ना, आरोपी के पक्ष के वकीलों की फीस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पे कर रही थी। रियली? यस सर। दिस इज शॉकिंग। वो क्यों हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी? हरियाणा गवर्नमेंट इसलिए कर रही थी क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर भी उसी कम्युनिटी से थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। जाट थे वो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कास्ट। यस। बाप रे। और जैसे ही ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ, दिल्ली में ट्रायल शुरू होने के बाद जज ने पूछा कि आरोपी कहाँ रखे गए हैं, तो उन्होंने कहा हिसार जेल में। तो हिसार जेल से तुम रोज की रोज तिहाड़ जेल में कैसे लाओगी, मैं तो डे बाय डे हियरिंग शुरू करूंगी। मैं जी बिल्कुल होना चाहिए, इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट कराओ। मेरे से बोला एप्लीकेशन दो आप। हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद जैसे ही वो शिफ्ट किए, पूरे हरियाणा की जाट कम्युनिटी ने सारे रेल मार्ग, नेशनल हाईवेज, लिंक स्टेट हाईवेज सारे जाम कर दिए। 15 दिन तक जाम रहे। आप गूगल पे उठा के देखेंगे तो। और उनकी डिमांड जो उन्होंने, सरकार ने उनसे पूछा भाई तुम क्या करें जो तुम लोग उठ जाओगे। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी बंदे हैं उनको रिहा किया जाए, मामले की सीबीआई इंक्वायरी की जाए, रजत कलसन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि इसने समाज का भाईचारा खराब कर दिया, इसने मिर्चपुर का। अब भी मेरे को ये कहते हैं इसने मिर्चपुर कांड करा दी। भाटला वाला जो केस हुआ था, भाटला वाले आरोपी बोले ये रजत कलसन थे, यहाँ पे मिर्चपुर कांड कराना चाहता है। अरे भले 500 मिर्चपुर कांड तुमने किया था, रजत कलसन ने किया था। अगर मिर्चपुर कांड नहीं होता तो रजत कलसन को कोई नहीं जानता था। और जब मिर्चपुर कांड की शुरुआत में राहुल गांधी ने एक सरप्राइज विजिट किया था मिर्चपुर का। जी।
क्योंकि उस समय मिर्चपुर का बड़ा मीडिया में वो हल्ला था कि भाई हरियाणा में दलित बस्ती को आग लगा दी गई, पहले गोहाना में किया गया था। राहुल गांधी चाहता था कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि इस मामले में कार्रवाई हो, लेकिन राहुल गांधी के इंटरफेयर के बाद उनको कार्रवाई करनी पड़ी। और जब तिहाड़ जेल में शिफ्ट होने के बाद सारा का सारा जाम हो गया, तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाट लीडर्स के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल के रेस्ट हाउस में, और कुछ कास्टिस्ट रिमार्क्स दिए। और उस कैथल के रेस्ट हाउस में जो मीटिंग बुलाई, और मीटिंग के जो अंदर एक हमारा आदमी हाजिर था, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी इतने नाराज हैं कि हो सकता है कि हुड्डा को बदल दे, मुख्यमंत्री बदल दे हरियाणा का, क्योंकि बहुत बदनाम कांड है मिर्चपुर का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसा मैंने सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदर ये कहा, भाई तुम मेरे भाई हो, अगर इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो गई तो अभी तो 103-4 अंदर है, फिर 1000 बंदे अंदर जाएंगे, इसलिए सीबीआई वाला चक्कर छोड़ दो। ठीक है, केस को चलने दो, और अगर तुम नहीं माने, तुमने रोड खाली नहीं किए, तो चमारी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, राहुल गांधी चमारी को चीफ मिनिस्टर बना देगा, फिर तुम सारे रगड़े जाओगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट था। जो वहां पे आई विटनेस हाजिर था, उसने जैसा मेरे को बताया, और ये बिल्कुल सच बात थी। और जैसे ही उनको लगा कि हमारा आदमी इस मसले पे चीफ मिनिस्टर उसकी कुर्सी जा सकती है, उसी टाइम रातों रात सारे के सारे रोड खाली कर दिए उन्होंने। क्योंकि अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो संरक्षण कौन देगा। अब जो मिर्चपुर के जो विक्टिम्स मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए थे, तो हमारे एक साथी थे वहां पे, वेदपाल तंवर, वो माइनिंग का काम करते थे, उनका बड़ा एक फार्म हाउस था। तो उन्होंने लोगों को कहा, वाल्मीकि कम्युनिटी के जो विक्टिम्स थे, बोला तुम मेरे यहाँ पे आगे रह सकते हो। उससे अपने वाल्मीकि कम्युनिटी के जो विक्टिम्स थे, वो मिर्चपुर वाले, अपने टावर फार्म हाउस पे उन्होंने उनको शरण दी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। और इसी रंजिश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके खिलाफ भी कई केस दर्ज किए, उसको जेल भिजवाया। अच्छा, मेरे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर कि इस केस से इसको हटाओ, इस केस से हटाओ। तो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम हांसी के, वो भी जाट कम्युनिटी से थे। मेरे फादर भी वहां पे सीनियर लॉयर थे, तो मेरे फादर को पहले तो उन्होंने प्यार मोहब्बत से समझाया कि भाई रजत को कहो कि इस केस से हट जाए, विड्रॉ कर ले, वो विड्रॉ कर ले। उनको ये था कि ये हट जाएगा तो हम अपने आप इनको सेट कर लेंगे, विक्टिम्स को। विक्टिम्स तो किसी ना किसी तरह से प्रेशर में या दबाव डाल के उनको चुप करा लिया जाएगा। आपके पिता पे हमले की भी खबर थी कि आपके पिता के ऊपर हमला किया गया, कि आप हट नहीं रहे केस से। जी, वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पिताजी के ऊपर वो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मेरे पिताजी को बार रूम में ले गया, वहां उसने मेरे पिताजी पे प्रेशर बनाया, मेरे पिताजी एग्रेसिव हो गए, तो उसने मेरे पिताजी पे हमला किया, हाथापाई की। और कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था, सिर की नस फट गई थी, उनका सिर की सर्जरी हुई थी, और उस टाइम बड़े वीक से थे, तो वो हमले की वजह से गिर भी पड़े थे। तो मैं उस टाइम बाहर था, तो मेरे को पता चला कि जैसे ही मेरे फादर के ऊपर हमला हुआ है, तो मैं वहां पे तुरंत गया, और मेरे साथ बाई चांस यहाँ पे 30 जारी में मेरे मामा एक एडवोकेट हैं, वो हाँसी आए हुए थे। मैं, मेरे मामा, मेरा छोटा भाई रोहित, वो भी एक अच्छा लॉयर है वहाँ पे हाँसी में। वो 2-3 मेरे दोस्त और थे। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उस टाइम कोई साथ नहीं आया। तो मैं उसी में जस्ट ऐड कर रहा हूँ आपके आंसर में, जो लॉयर फ्रेटर्निटी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वकीलों पे जरा सा भी कोई बात हो जाए तो पूरा चक्का जाम कर देते हैं वकील, और एकदम काम ठप कर देते हैं, और उसको फिर सरकार को या किसी भी प्रशासन को झुकाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जब आपके पिता पे हमला हुआ, तो क्या लीगल फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपके समर्थन में? देखिए, हरियाणा में ना जो बार एसोसिएशंस हैं, जो अभी इलेक्शन में हाल हुआ है ना हरियाणा में, जो वोटिंग हुई है जाट नॉन जाट पे, इसी तरह हर बार एसोसिएशन 2 धड़े में बटी हुई, जाट नॉन जाट। डोमिनेटिंग पार्ट जो है वो जाटों का है,
जाट सारे मेरे खिलाफ थे, और किसी भी एससी कम्युनिटी के वकील के साथ कुछ भी गलत हो जाए वो कभी वर्क सस्पेंड नहीं करने देते, हड़ताल नहीं करने देते। तो जाति देख के डिसीजन लेते हैं लोग। जाति देख के डिसीजन लिया जाता है कि किस वकील के लिए हमको एजिटेशन करना है, वर्क सस्पेंड करना है, हड़ताल करनी है। तो मेरे साथ तो उस टाइम उन लोगों ने कुछ होने ही नहीं दिया मेरे लिए। मेरे फादर को उल्टा मेरे फादर के साथ हाथापाई की गई। तो हम लोगों ने मिलके फिर वो बार के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो हम उनको पता था कि मैं इसके फादर के साथ मैंने वो किया तो ये रिएक्शन तो करेंगे। तो मैं उसके पास वहां पे गया। वो ऑलरेडी 50-60 वकीलों के बीच में घिरा हुआ बैठा था, सभी जाट कम्युनिटी से थे। और हम इतने गुस्से में थे, तो मैंने उन वकीलों से कहा कि इसको हम बिहार के प्रेसिडेंट को हम पीटेंगे, जिसने पिटना है वो यहाँ रह जाओ, बाकी भाग जाओ यहाँ से। तो 10-15 को छोड़ के बाकी सारे भाग गए और हमने उसकी पिटाई शुरू की। और वो 10-15 साइलेंट खड़े रहे और उसको इतना पीटा कि सुबह अगले दिन उसके अखबार में फोटो छपी ब्लड स्टेन्ड फेस के साथ। और उसके हाथापाई में यहाँ से कोई कट लग गया था, यहाँ से ब्लीडिंग हुई थी। और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि रजत कलसन चाकू लेके मेरे पास आया था, मुंह पे चाकू मारा, और मेरे खिलाफ, मेरे फादर के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे 2-3 वकील और साथ थे उनके खिलाफ, 2 मेरे मामा हाँसी में प्रेस रिपोर्टर है उनके खिलाफ, यानी 12 लोगों के खिलाफ हमारे केस दर्ज कर 307 में केस दर्ज कर, अटेम्प्ट टू मर्डर में। और उस समय हाँसी में एक आरोपी जेल से भाग गया था, वो कई मर्डर किए, तो उसने उसकी तलाश इन्होंने बंद कर दी। मेरे पीछे 7 टीमें पुलिस की लगा दी कि इसको अरेस्ट करो। मैं कभी उत्तराखंड में, कभी हिमाचल में, कभी कहीं 3 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद हम सभी ने हाई कोर्ट से बेल ली। अब बेल लेने के बाद फिर जब हम बेल लेके आए तो मेरा हाँसी मॉडल टाउन में ऑफिस था, वो पता चला ऑफिस भी सारी फाइलें लूट पाट करके सारे के सारे वो फेंक दी हैं। अच्छा। इतना हम लोगों के साथ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टॉर्चर किया, ये टॉर्चर किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे लालच भी बहुत दिए। वकील साहब क्या करोगे, केस लड़के, आप हमारा इनका कह के कॉम्प्रोमाइज कराओ, बताओ क्या चाहते हो आप। अच्छा, इस तरह के ऑफर थे। इस तरह के ऑफर दिए, आपको जज बना देते हैं, डीएसपी बना देते हैं, गस्टेड अफसर बना देते हैं, कैश ले लो, लेकिन है ना इस मामले को वो करो। इस तरह की सिचुएशंस रही। और जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में केस चला तो ये जो मुलजिम जो अंदर थे, इनके परिवार वाले, इनके खाप वाले उन गांव तवर फार्म हाउस जाके भी इनको धमकाने लगे। पुलिस तो उनके साथ होती थी। पुलिस तो आपने बताया तो कि हमने कहा कि मदद नहीं करती थी। हाँ, हमने कहा कि गवाही देने के लिए समन जाएगा, हिसार से चल के विटनेस दिल्ली आएगा, इन द मीन टाइम तो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने कोर्ट को कहा कि हमारे सभी विटनेसेस को दिल्ली में किसी ऑनरेबल जगह पे स्टे कराया जाए, जब तक गवाहियां कंप्लीट नहीं होंगी वो यहीं पे रहेंगे। तो कोर्ट ने स्टेट की ड्यूटी लगाई हुई, करो इनको। स्टेट ने हमसे सजेशन मांगे कहाँ रखें, कहाँ रखे जी, दिल्ली में हरियाणा भवन है जी, दिल्ली में बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, स्टेडियम है, कहीं भी रख सकते हैं आप। बहुत सारे गुरुओं के नाम पे घर बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वाल्मीकि कम्युनिटी के विटनेसेस को कहां पे रखा गया। नरेला में एक बैगर जोन था, जो भिखारियों को सड़क पे, जो बहुत बुरी कंडीशंस में फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग घूमते फिरते मिल जाते हैं, उनको लॉज कर देते हैं। वो भिखारियों के जो एक छोटी सी धर्मशाला टाइप थी, उस जगह पे हमारे विक्टिम्स को वहां पे रखा गया। हरियाणा सरकार ने उसमें वहां पे हमारे लोगों को वहां पे रखा। कितनी नीचता है ये। तो सोचिए कि इनकी एक तरफ तो जेल में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ कि किसी तरह टूट जाएं, ये इनका हौसला तोड़ दो, इनको इतना परेशान कर दो कि हौसला टूट जाए। ड्यूरिंग ट्रायल मिर्चपुर की जो ट्रायल की जज थी कामिनी लाऊ ने, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको विजिट करूंगी। मैंने कहा जी शौक से आइए।
तो उन्होंने डे फिक्स किया, अगस्त का कोई डे था, 2011 का। तो वो हाँसी सबसे पहले हाँसी रेस्ट हाउस पहुंची, मैं था, मेरे साथ दिल्ली वाला वकील था श्री जी। ओके। तो रेस्ट हाउस में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मेरे साथ रहना है, आप कंप्लेनेंट के वकील हो, आपको मेरे को जगह आइडेंटिफाई करानी है, कौन सी जगह किसकी, कौन सा घर किसका है, कैसे। 20-25 वकील उनकी तरफ से आए हुए थे दिल्ली से। ओके। वो जिन गाड़ियों में आए हुए थे वो गाड़ी अभी उनको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी थी। तो हम हाँसी से चले, हमारे साथ उस रेंज का आईजी, एसपी, 5-6 डीएसपी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, 3-4 बस भर के पुलिस, तो सारी की सारी जज के साथ वहां पे गई। गांव में एंट्री, जज ने कहा जाओ। मैंने 1 by 1 घर दिखाने शुरू किए। तो गांव के जो जाट कम्युनिटी के लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाटला में भाईचारा कमेटी बनाई थी, भाई किसी भी तरह केस को विड्रॉ कराओ, इसी तरह मिर्चपुर में हुडा साहब ने एक कमेटी बना दी थी, उसका नाम रखा था शांति कमेटी। अच्छा। उस शांति कमेटी का काम था किसी भी तरह गवाह तोड़ो, कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे लेके आओ। उस शांति कमेटी के लोगों ने कुछ वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को ही, जो होस्टाइल प्रवृत्ति के थे, उनको आगे किया। और वो जज के सामने ही वो पहले तो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग मुझे टोकने लगे, वकील साहब हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारा है, भाईचारा खराब ना करो आप। अच्छा। हाँ। मैं जैसा बोल रहा था कि सारा आरोप रजत कल संघ पे है, हाँ। कि ये भाईचारा बिगाड़ रहा है। हाँ, बोला भाईचारा खराब ना करो हमारा। मैंने कहा भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर जो वहां का सीआईडी चीफ था, बोला वकील साहब आप ना गलत कर रहे हो, ये जज के सामने बोल रहा है। बोला वकील साहब गलत कर रहे हो आप। मेरा शट अप, तू साइड में हो जा, मेरे को काम करने दे अपना। ठीक है। मैं फिर जब मैंने उसको धमकाया ना सीआईडी वाले को, तो एसपी आया, एसपी मेरे को धक्के मारने लगा। अच्छा, जज के सामने? जज थोड़ा साइड में थी, उसको एसपी मेरे को धक्के मारने लगा, तेरे को तो मैं देख के छोड़ूंगा, चिंता ना कर। अच्छा, धमकी दिया उसने? बिल्कुल। और अमरलाल का घर देखने से पहले ही एक रूमर फैला दी गई, जज तक रिपोर्ट पहुंचा दी गई कि भाई यहाँ पे आपकी प्रेजेंस में दंगा होने वाला है, निकल जाओ। विद इन सेकेंड सारे गाड़ी में बैठ बैठ के भाग गए। धूल उठती नजर आई मेरे को और श्री जी को। वो क्या इसलिए था कि जज पूरा देख ना पाए मौके की, वो उसको ना देख पाए? निकाल दिया गया सबको, सारे ऑफिसर, सब कुछ वहां पे, पुलिस सब चली गई। आज जब धूल छटी, मैं और श्री जी खड़े और वहां पे मेरे सामने, वहां पे वो जाट कम्युनिटी के लोग और वहां पे खड़े। आप अकेले थे? हम दोनों अकेले। तो कुछ भी हो सकता हमारी तरफ बोले यही है, बिगन की जड़ यही है। ठीक है। मैं श्री जी भागे यहाँ से, हम दोनों भागे पैदल, भागते भागते लास्ट में एसडीएम की गाड़ी आ रही थी वहां पे। एसडीएम हाँसी के थे, मेरे को जानते थे। भाग के बोले रजत फटाफट गाड़ी में चढ़ जाओ। वो चलती गाड़ी में हम चढ़े एसडीएम के, और वहां से वो हमको बचा के लेके गए। तो वहाँ कुछ भी हो सकता था? बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। तो रजत, ये इस तरह के अनुभव हुए, आपके पिता पे हमला, धमकियाँ, इस तरह से फंसे कई बार, इसको बोले हम कि भाई कुछ भी एकदम से आपके ऊपर हमला होके और जान भी जा सकती थी। इतने खौफ भरे माहौल में कैसे काम कर पा रहे थे यार? ये बहुत डिस्टर्बिंग रहा होगा, मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गई होगी। इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगा कि 2008 में मेरी गुड़िया हुई थी एक, और 2010 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और इस दौरान जब हम अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड में समझते हैं कौन कौन अंडरग्राउंड था? मेरी वाइफ और मेरी मम्मी जो थी वो घर पे थी, बस बाकी सारे अंडरग्राउंड थे। और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको कॉम्प्लिकेशंस हो गई। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद जब मैं बेल वेल करा के आया तो पता चला उनका मायका जींद में है, जींद में हॉस्पिटल में एडमिट है, और बड़ी बुरी खबर मिली, मेरे बेटा हुआ था डेड। so sorry for that. और ये सारा का सारा इसी वजह से, अगर मैं वहां पे होता तो शायद उसको बचा लेता। तो इस तरह के हालात हम लोगों ने देखे हैं मिर्चपुर कांड के दौरान।
और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज की तारीख में भी वहां पे किस तरह के हालात हैं। मिर्चपुर में 2017 तक सीआरपीएफ तैनात थी, और सीआरपीएफ तैनात होने से मिर्चपुर का फैसला आने के बाद बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने सीआरपीएफ उठा दी वहां से। तो जाट कम्युनिटी के जो लोग थे, सॉरी वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग थे, जो वहां पे ऑलरेडी गांव में रह रहे थे, 40, 45, 50 परिवार थे। हालांकि उन लोगों ने जाटों का केस में फेवर किया था। अच्छा। मिर्चपुर केस में प्राइवेट विटनेस 90 थे। 90 में से 45 लोग जो थे वो हॉस्टाइल हो गए थे और वो गांव में रहते थे। हालांकि उन्होंने जाटों के फेवर में गवाही दी थी, लेकिन उनके अंदर भी इतना डर था, सीआरपीएफ हटते ही वो भी अपने बोरी बिस्तरा उठा के गांव से निकल गए थे। फिर दोबारा सीआरपीएफ भेजनी पड़ी। फिर 1-1.5 साल सीआरपीएफ और रही, फिर सीआरपीएफ वापस उठा ली, फिर वो दोबारा अपना बस बोरी बिस्तरा उठा के वहां से निकल लिए। लेकिन उस टाइम तक उन्होंने वाल्मीकि कम्युनिटी से हरियाणा सरकार में मिनिस्टर थे कृष्ण बेदी, वो उनको आश्वासन वगैरह दे के आए और फिर वो वापस गए। आज बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने मिर्चपुर के विक्टिम्स को हिसार में ढंडूर गांव में प्लॉट्स दे दी। लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और रिहेबिलिटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, 2 मेंबर्स कमेटी। उसके मेंबर थे एक तो हिसार के सेशन जज, और एक टिस जो है बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यस, उसकी प्रोफेसर थी शमीम मोदी। उन दोनों की कमेटी बनाई थी। उन्होंने गांव का विजिट किया, ऑफिसर से मिली, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट को कि ये लोग तो तवर फार्म हाउस में रिफ्यूजीज की हालत में रह रहे हैं। रिफ्यूजीज की हालत में रह रहे हैं। इन लोगों को तो टाउनशिप बना के देना चाहिए, मकान बना के देने चाहिए, वहां पे डिस्पेंसरी होना चाहिए, उस वहां पे स्कूल होना चाहिए, पुलिस चौकी होनी चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने एक एफिडेविट दिया वहां पर टाउनशिप बनाने के प्रपोजल पर कि भाई हम है ना अलग बस्ती बना के दे सकते दलित समाज को, क्योंकि इससे है ना एक सेग्रीगेशन का मैसेज जाएगा। बीजेपी सरकार आई, हम लोगों को लगा बीजेपी और कांग्रेस ऐसे हैं, बीजेपी हमारी मदद करेगी। बीजेपी ने भी वो एफिडेविट कॉपी पेस्ट करके जिन्हें हम भी नहीं दे सकते। बाद में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इन्होंने फिर वो प्लॉट दे दिए। अब एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं कि मेरे इस मामले पे बहुत सारे विदेशी न्यूज चैनल से बड़ा इंटरव्यू किए मेरे मिर्चपुर पे, और जो महिलाओं के सेक्सुअल वायलेंस है इस पे। तो यूके से एक टीम आई थी। कई जो फ्रीलांस रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो 3-4 महीने के टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो वहां चले जाते हैं। तो वो रिपोर्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि हमको मिर्चपुर वालों से मिलवा दो। मैं उनको वहां पे तवर फार्म हाउस पे लेके गया। तवर फार्म हाउस पे ले जाने के बाद लोकल मीडिया इसको बड़ा कवर करता था। लोकल मीडिया को खबर लगी कि विदेशी मीडिया के लोग वहां पे आए हुए हैं। विदेशी मीडिया के लोग वहां पे आए हुए, तो उन्होंने अखबारों में छापा और विदेशी मीडिया से सवाल पूछे, बोला आपको कैसा लग रहा है इन लोगों को देखकर। तो उसमें से एक जो था उसने ये कहा कि वो लड़की थी जली जिलना, बोले ये तो हालात ऐसे हैं जैसे सोमालिया में और इस तरह की जगह पे रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने हेडलाइन बना दी न्यूज़पेपर्स वालों ने। जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां पे पुलिस पहुंच गई, उनके पासपोर्ट कब्जे में ले लिए। पासपोर्ट कब्जे में लेने के बाद उनको वो अपने चले गए। उस टाइम उनका कुछ नहीं किया, लेकिन 3-4 महीने बाद उनको फिर आना था। तो उस लड़की का मेरे पास मैसेज आया, रजत तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं क्या हुआ? बोला भारत सरकार ने मेरे खिलाफ मेरी एम्बेसी को रिपोर्ट बना के भेज दी है
और मेरे को है ना इंडियन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया वापस। अरे बाप रे, ये रजत, ये दिस इज शॉकिंग। ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिलके मतलब दलितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यस। आगे आगे फिर क्या हुआ, मेरे को भी एक पोलैंड के न्यूज चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी सेक्सुअल वायलेंस पे। उन्होंने मुझे वारसा बुलाया। ओके। तो मेरी 2 बजे की रात की फ्लाइट थी और मैं 11 बजे वहां पहुंचा, इमिग्रेशन पे गया, पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट को उन्होंने स्वैप करके मेरे को कहा बैठ जाओ जी 2 मिनट। बैठ गए, इतनी देर में 3-4 ऑफिसर आ गए वहां पे। आ जाओ जी, आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। अरे मैं जानता हूँ आप, मैं भिवानी से हूँ। एक ऑफिसर कहता मैं भिवानी से हूँ, मैं जानता हूँ आपको। अरे आप बहुत अच्छा काम करे, चलो थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने मुझे भाई साहब चटकनी लगा के कमरे में बंद कर लिया। अच्छा। ऑफिसर्स ने। और मिर्चपुर केस के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, किन किन संगठनों से आपका, उन्होंने मुझे क्वेश्चनिंग कर करके इतना परेशान कर दिया जैसे मैं मिर्चपुर का केस नहीं लड़ रहा, मैं तो पाकिस्तान के आतंकवादियों का केस लड़ रहा हूँ। ये एयरपोर्ट पे हो रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो रहा था। और आपकी फ्लाइट थी जबकि मेरी जब 1 बजे ना, तो मैंने उनको ऑफिसर्स को कहा कि अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाने में 10 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट डे देख लो कभी तुम किसी वहम में हो। अरे रजत जी आपके लिए फ्लाइट रुकवा देंगे, हम क्यों चिंता कर रहे हो। वो फ्लाइट वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट मेरे को मिलनी थी म्यूनिख से आगे, वारसा की। वहां पे भी मेरे को परेशानी क्रिएट की गई। जर्मनी में? जर्मनी में, यस। अरे वहां क्या हुआ था? वहां पे भी इस तरह मेरा पासपोर्ट चेक करके मेरे को बिठा लिया और ट्रांसलेटर बुला के और 2-3 बुला के उन्होंने भी परेशान करके, मेरे उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे साथ वहां के ट्रांसलेटर थे, मेरे साथ भी थे, उन्होंने सारा मैटर समझाया उनको, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। ये सारी की सारी जो हिसार के एसपी जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने मेरी रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेज रखी थी, जो एक तरह से मेरे खिलाफ इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा। ओह माय गुडनेस, इंटरपोल लेवल पे आपको रेड कॉर्नर नोटिस में डाला हुआ है। बाप रे, दिस इज शॉकिंग। एक दलित समाज का वकील जो वकालत कर रहा है, जो समाज के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको इस लेवल पे हैरेस किया जा रहा है। दिस इज शॉकिंग। आप समझ सकते हैं कि किस और इन सब के बावजूद शायद कोई और होता तो बड़ा आराम से घर बैठ जाता, लेकिन मेरे को पता नहीं इसका में बड़ा मजा आता है। एडवेंचर में मेरे को बड़ा इंजॉय हो रहा था इन सभी चीजों में। अच्छा। आज भी रिस्की काम करने में बड़ा मजा आता है। तो वो जो भाभी जी हैं वो बोलती नहीं कि भाई इतना रिस्क मत उठाओ, परिवार है, बच्चे हैं, बोलते हैं सब, बोलते हैं रिस्की मत बनो, कहती हैं। मेरे फादर जो हैं वो मेरी तरह ही बिल्कुल, उनसे ही सब कुछ सीखा है। तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि बिल्कुल नहीं डरना है और धड़ल्ले से काम करो, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो इस तरह के अपोजिट सर्कमस्टांसिस में हम लोगों ने काम किया है और अब भी करते रहेंगे आगे। और मिर्चपुर के इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, मिर्चपुर के लोगों ने, जो जाट कम्युनिटी के लोग थे, मैं 2014 में सिरसा में एक मैरिज में गया था और रात के 11 बजे फोन पे बात करते करते पंडाल से बाहर आ गया। अब उसी टाइम 2-3 लड़के आए, सिर में तलवार मार के मेरे को भाग गए। और मेरे पास 2 गनमैन थे, उनके पास लोडेड कार्बाइन थी और वो गनमैन चुपचाप देखते रहे, तलवार मार के चले गए। अब मेरे सिर में 12 टाके आए। पुलिस ने केस भी रजिस्टर नहीं किया। इतने, मतलब किसी आम आदमी को जाता तो केस रजिस्टर कर लेते। ये एससी कमीशन के जो डायरेक्टर थे मेरे दोस्त थे, मैं यार इस तरह हो गया मेरे साथ, केस तो दर्ज करा दो कम से कम। जबकि 2 सिक्योरिटी पर्सनल आपके साथ, सिक्योरिटी पर्सनल थे। फिर जाके उन्होंने केस रजिस्टर कराया, उनकी अरेस्ट हुई और वो केस चल रहा है अभी भी। शायद कोई धमकी दी गई थी जब आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, फिर आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को धमकियां दी गई हैं। मेरे पास, मैं आपको बताता हूं कि
मिर्चपुर ही नहीं, मिर्चपुर केस में तो 12 लोग जो हैं वो हिसार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस है रेप के और मर्डर के जिसमें हमने ना जातिवादी गुंडों को जेल में भिजवाया हुआ है। कोई हिसार जेल में, जींद जेल में। तो हिसार जेल में मेरे एक साथी हैं, उनके भाई हिसार जेल में किसी केस में बंद थे। और वो वहां से बेल पे रिलीज होके आते ही सीधा मेरे पास आए। बोला रजत भाई कोई सिक्योरिटी है? मैं नहीं, अब तो नहीं है। बोला यार इमीडिएट अपनी प्रोटेक्शन, चाहे प्राइवेट आपको बाउंसर रखने पड़े साथ रखो। मैं क्यों, क्या हुआ? बोला मैं तो फलानी बैरक नंबर में था, वहां पे मिर्चपुर वाले थे, मीरका वाले थे, डाबरा गैंग रेप केस वाले थे, मंगाली वाले थे, और सब मीटिंग कर रहे थे। बोला यार उसको है ना ठिकाने लगाना है, उसको मारना है। जेल के भीतर आपकी जेल के भीतर हत्या की साजिश हो रही थी। तो मैंने उसको कहा ये बात तो पुलिस के सामने बोल देगा? बिल्कुल बोल दूंगा जी। मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, उसका एफिडेविट दिया, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया। उसने कहा कि मेरे सामने हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके 15 दिन बाद एक और साथी मेरा जेल से बाहर आता है। बोला रजत भाई इस तरह से बात है। उसने, मैंने, तू बोलेगा पुलिस के सामने? बोलूंगा जी मैं। ठीक है, उसका इजरा फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। जब वो साथ में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया तो शिकायत पे क्या करेंगे? तो तीसरा मेरा एक दोस्त जेल में रहा था मर्डर केस में, वो वकील है, बरी हो गया था। उसका एक दोस्त जेल में था। जेल में रहने वाले भी मतलब नंबर 2 के फोन उनके पास होते हैं और वो अपने बंदों से बात करते रहते हैं। तो उसने, मेरे दोस्त जो वकील था, उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग सुनवाई जो जेल से उसके पास आई थी। उसमें कहा था कि भाई रजत कलसन को वकील है, उसको जानता हो तो उसको एक मैसेज दे देना कि थुराना गांव के 2 गैंगस्टर है ना जेल से बाहर हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, व्हीकल प्रोवाइड करा दिया गया है, वेपन प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसकी रेकी उचकी ऑफिसर घर की वो बच के रहे किसी तरह से बस। तो इस तरह की, मतलब इस तरह की जानने के बाद किसी आम आदमी को पता लग जाएगा तो घर में कुंडी मार के अंदर बैठ जाएगा भाई, डर सबको लगता है। लेकिन मैं इस मामले में चीफ मिनिस्टर से मिला। मैं जो हरियाणा के जो एडीजीपी सीआईडी है जिससे सिक्योरिटी वो होती है उससे मिला। सब कहते हैं कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए आपको वाकई में थ्रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जानबूझ के मेरे को सिक्योरिटी नहीं देते। अब इसका कारण क्या है? वो एडीजीपी ने मुझे कहा कि आपकी जो सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन आएगी आपके इलाके के एसपी से आएगी। एसपी को रिकमेंडेशन कौन देगा? लोकल सीआईडी देगी। अब जितने भी सीआईडी में जो लोग भर्ती हैं वो सारे के सारे वही लोग हैं जो जातिवादी गुंडों की सपोर्ट करते हैं। वो क्यों इस तरह की रिकमेंडेशन करेंगे कि मेरे को सिक्योरिटी मिले? तो मतलब आप हरियाणा में, हरियाणा के प्रशासन, हरियाणा की जुडिशरी, हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी, सबके सामने आपके नाम के आगे उन्होंने क्रॉस किया हुआ है कि रजत का कुछ नहीं करना। मैंने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन डाली। आईजीसीआईडी ने रिप्लाई फाइल किया, उसमें मेरे खिलाफ क्या रिमार्क्स दिए हुए थे? रजत कलसन उग्रवादी है, अच्छा, दंगे फैलाता है, जाति का जहर फैलाता है, ठीक है, और लॉ का मिसयूज करता है। इस तरह के रिमार्क्स मेरे बारे में दिए हुए थे। और उन्हीं रिमार्क्स को कॉपी पेस्ट करके हाईकोर्ट ने मेरी पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। उसके बाद फिर मैंने प्रोटेक्शन मांगी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। फिर मैं जो होगी देखी जाएगी। मेरे को इतना थ्रेट असेसमेंट है, इतना थ्रेट है मेरे को, अगर मैं किसी भी कंट्री में जाके राजनीतिक शरण मांग लूं, मेरे को 5 मिनट में राजनीतिक शरण मिल जाएगी। लेकिन मेरे को विदेश नहीं जाना, मेरे को तो यहीं पे रहना और यहाँ रह के इनसे लड़ाई लड़नी है, जातिवादी गुंडों से। अपने लोगों को मोटिवेट करना है कि हाँ भाई, इन आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ना, उनको ये लगना चाहिए कि भाई हमारे जो पीछे वाले थे उन्होंने हमारे लिए कुछ लड़ाई लड़ी है। तो रजत, आपकी संघर्ष की यात्रा जो है वो जितनी प्रेरणादायक है उतनी डरावनी भी है। मैं इस बात को ज़रूर अंडरलाइन करूँगा कि ये खौफनाक अनुभव है, और हम सुन के थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं, आप उसको जी रहे हैं, तो आपको सैल्यूट कि आप लगातार ऐसे माहौल में रहते हुए काम कर रहे हैं। आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ पर भी केसेस किए। युवराज सिंह हैं क्रिकेटर, एक युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टा लाइव में वो कुछ बात कर रहे थे, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, उन पर केस कर दिया।
मुनमुन दत्ता जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी नाम से काफ़ी फेमस हैं, उन पर आपने केस कर दिया। युविका चौधरी पर केस किया, सोनाली फोगाट बीजेपी की नेता थी, उन पे किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल जो रजत कलसन है वो पब्लिसिटी स्टंट करता है, ये इस तरह के केसेस करके पब्लिसिटी पाना चाहता है। क्या सच है ये? देखिए, मिर्चपुर केस में मुझे इतनी पब्लिसिटी मिली है स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे नहीं लगता कि और पब्लिसिटी की जरूरत होगी। दूसरा, अपने अपने जमीर की बात है। मेरे पास किसी साथी ने एक वीडियो भेजी जिसमें युवराज सिंह रोहित शर्मा के साथ और एक और क्रिकेटर था कोई, उनके साथ वीडियो चैट कर रहा है इंस्टाग्राम पे, और यजुवेंद्र चहल की मैरिज के बारे में वो यजुवेंद्र चहल अपने फादर को लेके शायद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल वो नाच कर रहा था। तो उसने उसके बारे में कुछ इस तरह की टिप्पणी की कि हमारी एक कास्ट को गाली के तौर पे यूज किया गया। तो इससे पहले भी हमारी कास्ट को गाली के तौर पे ये जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इस तरह के लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। युवराज सिंह के खिलाफ मैंने उसकी वीडियो को पेन ड्राइव में डाल के पुलिस को कंप्लेंट की। इसके 16-17 लाख फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे, सभी ने देखा है कि भाई ये एक कम्युनिटी के बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है। तो हमारी पूरी दुनिया में इसने बेइज्जती की है। तो जब कानून है तो उसके तहत कार्रवाई होनी, चीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। दैट्स एन ऑफेंस। ऑफेंस है। मैं पुलिस के पास कॉपी एप्लीकेशन कंप्लेंट लेके गया तो और डीएसपी हंसने लग गया। बोला, वकील साहब किसके खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हो, ये क्रिकेटर है, इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज होती है? मैं होती कि नहीं होगी, आप करोगे? बोला जी दे जाओ, देखते हैं। मैं लो, तो मैंने उसको खिलाफ कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। मैंने सारे एविडेंस उनको अवेलेबल कराए। फिर मैंने एससी कमीशन में लिखा। हरियाणा में जो एससी कमीशन है या नेशनल लेवल पे जो एससी कमीशन है, ये नाम के एससी कमीशन है, इनकी थानेदार भी नहीं मानता है। जबकि उनके पास पावर्स होती हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन वो अपना यूज नहीं कर सकते। और खासतौर पे हाई प्रोफाइल मामलों में वो बहुत डर जाते हैं कि कभी हमको है ना मेंबरशिप के पद से हटाना दे, चेयरमैनशिप के पद से हटाना। वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मैंने सभी को, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को, सब कुछ चिट्ठियां लिखी, एफआईआर दर्ज नहीं की। टाइम निकलता है, 8 महीने हो गए। अब SC/ST एक्ट ये भी बोलता है कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, कंप्लेंट ले, कंप्लेंट को रजिस्टर करे, रजिस्टर करने के बाद एफआईआर की कॉपी कंप्लेनेंट को दे, विदिन 60 डे कोर्ट में चालान दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो सेक्शन 4 ऑफ SC/ST एक्ट के तहत वो दोषी है, इसमें 1 साल की सजा है। मैंने कोर्ट में SP को, DSP को, SHO को पार्टी बनाया और कहा कि युवराज वाले मामले में मैंने कंप्लेंट दी थी, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, डेलिबरेटली एफआईआर दर्ज नहीं की, ये सेक्शन 4 के अपराधी है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। तो जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज थी उन्हीं पे आपने केस कर दिया। मैं कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओह, दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोर्ट ने ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा। नेक्स्ट दैट्स अ लॉ ना, यू हैव टू फॉलो द लॉ। कोर्ट भी कानून से बाहर कहाँ जाएगी। कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के उसमें उनके लिए ऑर्डर करने पड़े एक्शन के लिए पुलिस अफसर के खिलाफ। नेक्स्ट डे युवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। युवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते वो हाईकोर्ट में भागा कि मैंने तो जी माफी मांग ली है। हमने कहा माफी, जो इसने माफी मांगी है उसको लीगल लैंग्वेज में उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये तो कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। Oh, that's the power of a lawyer, huh? That's how you took the cognizance of that particular thing. हाई कोर्ट ने उसके केस को काफी दिन चलाया। जज साहब ने खूब लंबा खींचा, लेकिन अल्टीमेटली जज साहब ने
उसकी पिटीशन डिसमिस की और ये लिखा कि प्राइमा फेसाई केस अंडर SC/ST एक्ट इज मेड आउट बनता है, अगेंस्ट केस युवराज बनता सिंह। है। और वो गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद युवराज सिंह ने पुलिस में सरेंडर किया, फांसी आना पड़ा। फांसी आने के बाद उसको उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल वगैरह उसको पोजीशन में लिया पुलिस ने, फिर उसको इंटरिम बेल पे उसको छोड़ा। उसके कुछ दिन बाद ही मुनमुन दत्ता का स्टेटमेंट आ गया, एक वो भी इंस्टाग्राम पे आया था, मुझे यूट्यूब पे आना है, मुझे अच्छा दिखना है, भंगियों की तरह नहीं दिखना है। ये इस्तेमाल किया था उन्होंने। उसकी भी मैंने कंप्लेंट दी, उसी टाइम उन्होंने FIR दर्ज कर। एक महीने बाद युविका चौधरी की आ गई, उसने भी, मैं कोई भंगी जैसा नहीं, इस तरह का कुछ उसका कमेंट था, मेरे को याद नहीं अब क्या है, उसकी भी FIR दर्ज होगी। मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि मेरे को तो भंगी शब्द का मतलब ही नहीं पता। इग्नोरेंस, कि मेरे को तो इस बारे में मालूम ही नहीं था, मेरा तो वो मतलब ही नहीं था। थे शायद ये चंद्रचूड़ी थे। अच्छा। तो इन्होंने उनके लॉयर को कहा कि मुझे भी बंगाली आती है और बंगाली भाषा में भी भंगी को वही बोलते हैं जो सेंस तुमने यूज किया, इसलिए ये प्ली तुम्हारी चलेगी नहीं। अब मैं इस केस को डिसमिस करूँ या विड्रॉ करोगे? बोला जी हम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके ओके। तो उन दोनों को 1 by 1 युविका चौधरी भी अरेस्ट हुई, मुनमुन दत्ता भी अरेस्ट हुई, और उनको 3-3, 4-4 घंटे इंटरोगेट किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जब कानून सबके लिए बराबर है, फरवरी 2021 में युवराज के खिलाफ FIR हुई थी, मई 2021 में युविका और उनके खिलाफ FIR हुई थी। आज 4 साल हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, केस स्टैंड कर रहा है, कोर्ट खुद करिए केस स्टैंड कर रहा है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ चालान नहीं दिया गया। चालान नहीं दिया क्योंकि सरकार को, पुलिस को ये लगता है कि इनके खिलाफ चालान दे दिया, कोर्ट में इनकी हियरिंग हो जाएंगी, अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा, और इनकी तारीखों पे पुलिस फोर्स कौन लगाएगा यहाँ पे? इससे पहले राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि मैं नॉर्थ इंडियंस को मुंबई में नहीं घुसने दूंगा, महाराष्ट्र में नहीं घुसने दूंगा, और नॉर्थ इंडियंस के साथ वायलेंस किया। बहुत सारे, एक आदमी की शायद मौत भी हुई थी, बहुत सारे लोगों को, रेडी वालों को, बेचारे जो इधर से जाते थे उनको मारा पीटा गया। मैंने हांसी में उसकी कंप्लेंट की पुलिस को, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र का मैटर है, यहाँ कैसे करूं? जी कर सकते हैं, कोई चीज वीडियो पे वायरल हुई है, मैंने हंसी में देखी है, तो हंसी की जुडिक्शन हो जाएगी उसकी। जज साहब ने कहा ठीक है, जज साहब ने FIR के ऑर्डर कर दिए इसमें। FIR के ऑर्डर करने के बाद पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए केस को कैंसिल कर दिया। अच्छा। जज साहब ने कहा कि किस ग्राउंड पे कैंसिलेशन किया? बोला जी जुरिडिक्शन के ग्राउंड पे कैंसिल किया, हमारी जुरिडिक्शन नहीं बनती है, केस तो महाराष्ट्र का है। जज साहब ने कहा जब कोई जज FIR के ऑर्डर करता है तो वो जुरिडिक्शन देख के करता है, तुम जुरिडिक्शन के आधार पे कैंसिल नहीं कर सकते, और उस SHO को सस्पेंड कर दिया। हम सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करके लाओ। अब कुछ दिन बाद एक पुलिस वाला मेरे पास आता है, सब इंस्पेक्टर रैंक का, बोला वकील साहब आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं क्यों? बोला SP साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी राज ठाकरे को गिरफ्तार करके लाने के लिए। अच्छा। अब मैं मुंबई गया, मुंबई उसके थाने में गया जिस थाने के अंडर में वो रहता है, वहां पे मैंने उसको सम्मन दिखाया कि राज ठाकरे का ये वारंट है, तो देखते ही सीट पे खड़ा हो गया, और उसने तुरंत कमिश्नर ऑफिस से फोन मिलाया, और कमिश्नर ऑफिस से पुलिस आई, बड़े बड़े अधिकारी आ गए, क्या है ये? तो मैंने कहा जी मेरे को तो इसको उठा के ले जाना है। तो वो ऑफिसर बोला ये कोई बकरी का बच्चा है जो तो इसको उठा के ले जाएगा? मेरे को बोला, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन में राज ठाकरे के घर लेके गई। भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अपनी सिक्योरिटी में राज ठाकरे के घर लेके गई, वहां पे उसके PA ने वो वारंट रिसीव किया। जब मैंने कहा कि ये कौन है, बोला उसका PA। बोला मुझे इससे साइन नहीं कराने, राज ठाकरे के कराने हैं। बोला तेरे को जिंदा जाना है यहाँ से वापस।
बोला जी मैं तो बहुत बच के आया हूँ, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में से बोला। एक बाबा रामदेव, उसने 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में। राहुल गांधी उन दिनों दलित बस्तियों में विजिट करता था, तो बाबा रामदेव ने कहा कि भाई सोनिया गांधी तो चाहती है इसकी शादी किसी विदेशी के साथ हो जाए, लेकिन ये करना नहीं चाहता। अब इसकी उम्र होगी, इसका भी दिल करता है, तो ये हनीमून मनाने के लिए दलित बस्तियों में जाता है। तो उस पे मैंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। अच्छा। तो मैंने पैरेलल कोर्ट कार्रवाई कराई। कोर्ट कार्रवाई में रामदेव के खिलाफ हिसार कोर्ट में केस चल रहा है, वो अपीयर हो रहा है वहां पर। और जितने भी केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए सेलिब्रिटीज के खिलाफ, ये केसेस प्रूव होने वाले केसेस है, और 5 साल की इन लोगों की सजा भी होनी है। तो जनरली कई बार होता है रजत कि इस तरह के कास्लर आते हैं, लेकिन नोटिस नहीं लेता लोग, क्योंकि ये इतने बोलचाल में इनको इतना पॉपुलराइज कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है कास्लर्स को, कि कई बार लोग कह देते हैं यार मेरा तो वो मकसद ही नहीं था, मैंने तो उस इंटेंशन से बोला ही नहीं। बट ऐसे लोगों को टोकना, क्योंकि शिल्पा शेट्टी, सलमान खान भी ये शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो सेलिब्रिटी हैं जिनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाता है। क्या इनको ज़रूरी हो जाता है कि इनको टोका जाए, बताया जाए कि नहीं भाई ये ऑफेंस है और कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको टोकना जरूरी है। इससे चाहे मेरे को फेम मिले चाहे डिफेम मिले, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के लोगों को टोकना जरूरी है। और इन 4-5 केसेस की वजह से आप कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, मुंह संभाल के बात करता है। तो जब तक टोकोगे नहीं, उनको एहसास ही नहीं होगा कि भाई ये है क्या। दैट्स रियली नाइस कि आपने उनको बताया कि ये ऑफेंस है, और सबको, जो भी दर्शक हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जिन जातियों के नाम आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, कास्लर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ऑफेंस हैं और आपको जेल हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर बोले, और जो भी इसको नॉर्मलाइज करना चाहता है, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज करने वाली बात नहीं है। आप किसी जाति के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। इसलिए ज़रूरी है कि आप कानून के दायरे में रहे। बहुत अच्छी बात है रजत कि आपने इसको जो है आगे बढ़ाया और उस पर लीगल एक्शंस लिए। मैं जब हरियाणा की तरफ देखता हूं, तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था अपने सवाल में कि रजत कलशन ने हरियाणा में भाईचारा खराब किया है। हरियाणा में दलितों में, जाट समाज में टकराव दिखता है, सीधा सीधा दिखता है। बहुत सारे कांड हुए हैं, बीजेपी सरकार में भी हुए हैं, पीछे वाली सरकारों में भी हुए हैं। क्या वाकई में भाईचारा है हरियाणा में? जो कहते 36 बिरादरी, ये बड़ा पॉपुलर टर्म है। मैं जब भी अभी हरियाणा इलेक्शन में जा रहा था, कहते 36 बिरादरी साथ रहती है, भाईचारा सबसे आगे। क्या हरियाणा में वाकई में भाईचारा है? देखिए, भाईचारा जब शब्द जो है, मैं ये मानता हूं भाईचारा शब्द एक्चुअली भाईचारे को हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब तक आप उनकी गालियां सुनते हैं, आप उनकी चूड़े चमार ढेड़ कमीन की गालियां सुनते रहते हैं और ऑब्जेक्शन नहीं करते, तो भाईचारा बना रहता है। आप उनसे पिटते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, तो भाईचारा बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप ऐतराज करना शुरू करते हैं, विरोध करना शुरू करते हैं, अपने अधिकार मांगना शुरू करते हैं, तो भाईचारा खत्म हो जाता है। तो फिर मेरे को लगता है कि इस तरह के भाईचारा जो अपने अधिकारों को मांगने से रोकता है, जो अपने कानूनी अधिकारों को प्रयोग करने से रोकता है, ऐसे भाईचारे को क्यों ना लात मार दें हम, जो हमको गुलाम बना के रखना चाहता है। जिस शब्द से हम गुलाम बने रहे, उस शब्द को अडॉप्ट करने से क्या फायदा है? भाईचारे का मतलब ही ये है कि ये लोग हमारे सामने बोले ना। इसमें मिर्चपुर केस में भी भाईचारे की बात इसलिए हुई, इन लोगों ने सजा करा दी तो भाईचारा खत्म हो गया। बाटला सामाजिक बहिष्कार के केस में इन लोगों ने नलके वाले केस में समझौता नहीं किया तो भाईचारा खराब हो गया। जब हम समझौता नहीं करते हैं रेप के केस में, मर्डर के केस में, तो भाईचारा खत्म हो जाता है। अदरवाइज हम चुपचाप बैठे रहे तो भाईचारा बना रहता है। इस तरह के भाईचारे की मुझे नहीं लगता कि हमको जरूरत है कोई। मैं आपके स्टेटमेंट भी सुन रहा था, कई कार्यक्रमों में मैंने आपकी स्टेटमेंट सुनी है। आप कहते हैं कि
हर जगह शांति से, अहिंसा से काम नहीं चलता। थोड़ी हिंसा का इस्तेमाल अगर करना पड़े, थोड़ा आत्मसम्मान के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो भी जायज़ है। देखिए, लॉ हमको परमिट करता है, कानून हमको परमिशन देता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम फोर्स का यूज कर सकते हैं जितनी जरूरत है। आईपीसी 96 से लेके, आईपीसी सेक्शन 96 से लेके 106 तक हमको फोर्स इस्तेमाल करने की, सेल्फ डिफेंस की, अब खुद की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए कानून हमको परमिशन देता है। जितनी जरूरत है उतनी कर सकते हो आप। इवन सामने वाले को मार भी सकते हो अगर वो आपको लगता है कि वो मुझे मार देगा। अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा, उस सिचुएशन में आप सामने वाले को मार भी सकते हो। और हम मर रहे हैं, कानून का इस्तेमाल हमने करके देखा है। पोक्सो एक्ट में रोजाना पूरे भारत में दर्जनों केस दर्ज होते हैं, सैकड़ों केस दर्ज होते हैं, लेकिन पोक्सो एक्ट में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा नहीं रुकी है। महिलाओं के खिलाफ, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार ने 1983 में 498A लेके आई थी कि भी दहेज के लिए हिंसा ना हो। 304 भी लेके आई थी, दहेज के लिए इनकी बलि ना ली जाए, इनको जान से ना मारा जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि दहेज के लिए मारपिटाई रुक गई है, डोमेस्टिक वायलेंस रुक गया है, दहेज के लिए महिलाएं फांसी खाना या जहर खाना बंद हो गया है? नहीं। इन कोर्टों ने, इन पुलिस ने इन धाराओं को इतना कमजोर कर दिया है कि किसी टाइम में जो दहेज की जो सेक्शन होता है, तो उसमें 2-2 महीने पति की जमानत नहीं होती थी। आज उसको जमानत कराने की जरूरत ही नहीं है, बेलेबल ऑफेंस बना दिया। SC/ST एक्ट में किसी टाइम में 6-6 महीने में बेल नहीं होती थी, आज 10 दिन में बेल हो जाती है। जितने भी SC/ST एक्ट के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊंगा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट सुप्रीम SC/ST एक्ट के खिलाफ आई है और किसी भी एक्ट के खिलाफ नहीं आई, और ये सारी जजमेंट्स SC/ST एक्ट को कमजोर करने की हैं। कानून कहता है कि 2-4 महीने में कोई आ जाता है, हर 2-4 महीने में कोई ना कोई जजमेंट आता है। SC/ST एक्ट कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट धड़ाधड़ बेल दे रही है। इन लोगों को आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए, बाटला के लोगों को, मिर्चपुर के लोगों को आर्म लाइसेंस, लेकिन नहीं दी जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिस एक्ट का अपमान किया जा रहा है, चाहे जुडिशरी द्वारा किया जा रहा हो, चाहे पुलिस द्वारा किया जा रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा हो, या सरकार द्वारा किया जा रहा हो, SC/ST एक्ट का सबसे ज्यादा अपमान किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा दबी कुचली कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और कोई भी नहीं चाहता कि वो लोग प्रोटेक्ट हों, उनको राइट्स पता चले, वो पढ़े लिखे समान धारा में है। कोई भी नहीं चाहता, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट लेवल तक कोई भी नहीं चाहता। रजत, हरियाणा में अगर हम दलितों की स्थिति को देखें, बराबर की आबादी है, जाटों की, दलितों की लगभग बराबर आबादी है, लेकिन दलित लीडरशिप नज़र नहीं आती हरियाणा में, क्योंकि जाटों को हम देखते हैं कि उनके केंद्र में ही राजनीति है, जाट पॉलिटिक्स के आसपास पूरा का पूरा चुनाव होता है। दलित लीडरशिप की ना होना, लीडरशिप क्राइसिस होना, क्या ये एक वजह है कि हरियाणा में दलित उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है? क्या इसकी रास्ते हो सकते हैं कि दलित बहुजन पार्टियां वहां कुछ अच्छा करें, वो नहीं कर पा रही हैं? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, अभी किसान आंदोलन हुआ, 1 साल चला। किसान आंदोलन किसान मजदूर आंदोलन नहीं था, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आंदोलन था, जाट कम्युनिटी का। पंजाब में जट सिख कम्युनिटी का आंदोलन था। मजदूरों को भीड़ बढ़ाने के लिए दलितों को मजदूरों के नाम पे साथ लिया गया था, लेकिन उस किसान आंदोलन का पूरे हरियाणा पंजाब की जाट कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था, और जो उसमें लीडर बने उनको सपोर्ट करने का काम किया गया था। जाट कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छी बात है, अपने नवोदित नेताओं को आगे बढ़ाने का काम वो करती है। जाट कम्युनिटी के मिनिस्टर बने, MLA बने, MP बने, अपने समाज के लोगों के काम करने का काम करते हैं, अपने समाज के लोगों को नौकरियां लगाने का काम करते हैं। SC कम्युनिटी में एक इनसिक्योरिटी है, SC कम्युनिटी की लीडरशिप में एक इनसिक्योरिटी है। शैलजा नहीं चाहती उसके अलावा कोई जाट दलित नेता बने, अशोक तंवर ये नहीं चाहता उसके अलावा कोई दलित नेता बने, खड़गे नहीं चाहता कि उसके लेवल में कोई और आके खड़ा हो जाए। इसी तरह बीजेपी के जो दलित लीडर है वो नहीं चाहते कि उनके लेवल तक कोई और दलित आ जाए, आगे नहीं आने देते। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ग्राउंड पे काम करने, उनका पैर खिंचाई करने का काम करते हैं। मेरी सबसे ज्यादा जो टांग खिंचाई है, मेरे समाज के लोग करने का ही काम करते हैं। आप
ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो। अगर मैं किसी और कम्युनिटी में पैदा हुआ होता और इतना संघर्ष किया होता, मेरे को पता नहीं कहां पहुंचा देते आज तक। तो ये जो एक इनसिक्योरिटी की भावना है कि नहीं, मैं उस पोजीशन तक केवल मैं ही पहुंचना चाहिए और कोई नहीं जाना चाहिए, ये दलित समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और जो पार्टियां, जो नेता अंबेडकरवाद का नाम लेके, बहुजन का नाम लेके, मनुवाद का नाम लेके राजनीति कर रही है, ठीक है, और बड़े ठोक के कहते हैं कि हमने ये किया वो किया फलाने के, आज की तारीख में वो सत्तारूढ़ दल की बी टीम के तौर पे काम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बड़ा नजदीकी से इन लोगों को देखा है। तो लेग पुलिंग वाली बात बोल रहे हो रजत, मेरी नानी एक कहावत कहती थी, नानी हरियाणा से ही थी, तो वो कहती थी कि जो ये जातिवादी लोग हैं और कौवे, हरियाणा में काग बोलते हैं, तो वो कहती थी कि जातिवादी लोग अगर ये काग ना एक जी से हुए हैं, एक काग का कुछ हो जावे तो सारे इकट्ठे हो जावे और अपने आदमी के उसमें काँव काँव करने लग जाए। तो जो जातिवादी लोग हैं, जैसा आप बता रहे थे कि कोर्ट में जा रहे थे तो सैकड़ों लोग साथ में चल रहे हैं, गांव में पंचायत हो रही है तो हजारों लोग वहाँ पे गुट बना के खड़े हुए हैं। इस पूरे संघर्ष में क्या दलित समाज से आपको समर्थन मिला क्या? जो समाज के नाम पे संगठन है, समाज के नाम पे एक्टिविस्ट हैं, समाज के नाम पे नेता हैं, उन्होंने कोई आपकी मदद करी कि भाई रजत डर मत, हम भी तेरे साथ हैं? मैं देखा है इस तरह के केसेस में कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उसका कोई लड़का किसी 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर देता है, तो उसको अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है रेपिस्ट को, तो उसकी सपोर्ट में उस डोमिनेंट कम्युनिटी के हजारों लोग ट्रैक्टर ट्राली में भर के थाने को घेर लेते हैं। लेकिन जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके सपोर्ट में उसकी माँ बाप के अलावा थाने में कोई नहीं होता। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे समाज में किस तरह की फूट है, किस तरह की लेग पुलिंग है। बाबा साहब के नाम पे, गुरु रविदास के नाम पे सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, सबके अलग अलग एजेंडे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए काम करना चाह रहा है तो उसको कहेंगे कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, ठीक है। मेरे को डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग कहे, जातिवादी गुंडे कहे, पुलिस कहे, सरकार कहे, मेरे को कोई परेशानी नहीं है इस बात की कि मैं किस पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्या एजेंडा है। लेकिन जब मेरे लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिनके लिए मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनके लिए मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, जिनके लिए मेरा खुद का पर्सनल नुकसान हो रहा है, वो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि नहीं, इसका ये तो इसलिए कर रहा है, ये तो उसलिए कर रहा है, ये तो पैसे के लिए कर रहा है, तब फिर मुझे पेन होता है, दर्द होता है कि कई बार ये महसूस होता है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि हमको अपना काम करते रहना चाहिए, ठीक है। कुछ जो झूठे लोग हैं या ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, उनकी आलोचना से घबरा के या निंदा से घबरा के अपना काम कभी नहीं रोकना चाहिए। और जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए तो जरूर कुछ करना। और अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वर्गीकरण का काम किया है, SC A और B। What's your thought on सब क्लासिफिकेशन? SC A और B वाला किया है। इसमें चमार कम्युनिटी के कुछ लोग सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे, इसी तरह वाल्मीकि और धानक कम्युनिटी के कुछ लोग सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे अपनी कम्युनिटी की जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं, एक दूसरे को, सामने वाली कम्युनिटी को गालियां बकने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज किसी टाइम में भजनलाल सरकार में भी हुई थी। उस टाइम आपस में इतना टकराव नहीं हुआ था जितना अब टकराव हो गया। उस समय सोशल मीडिया नहीं था ना, उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि रिजर्वेशन का आपको कितना फायदा मिल रहा है। 80% जॉब्स जो है गवर्नमेंट जॉब, वो इस तरह की कर दी है, उसमें ना रिजर्वेशन ना के बराबर कर दिया है। बिल्कुल। तो रिजर्वेशन से आपको क्या क्या लाभ हो रहा है? तो
इस चीज के लिए आपस में ये बीजेपी ने एक ट्रैप फेंका था वोटों को पोलराइज करने के लिए। हमारे लोग उसमें फंस चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की थानों में कंप्लेंट कर रहे हैं, सब यूजलेस है, कुछ आनी जानी नहीं है इन चीजों में। मैं इसे, मेरे पास आज भी सबसे ज्यादा मतलब वर्गीकरण के बाद भी सबसे ज्यादा क्लाइंट्स मेरे पास धानक और वाल्मीकि कम्युनिटी के आ रहे हैं, ये बोलते हुए कि मैं चमार कम्युनिटी से हूँ। मेरे को मेरे समाज के लोगों ने कहा कि तूने अब है ना भाई वाल्मीकि और धानक कम्युनिटी के लोगों के केसों को पसू नहीं करना। लेकिन मैं ये मानता हूँ बाबा साहब तो एससी कम्युनिटी बना के गए थे, इनके बनाने से बीजेपी सरकार ने ARP बना दी। मैं इनकी बात नहीं मानता। हमको तो बाबा साहब की बात मेरा प्रोजेक्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटी है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मेरी एससी कम्युनिटी की सहसी, बावरिया, धानक, वाल्मीकि, चमार, ओड किसी के खिलाफ हो, मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। दिस इज रियली नाइस रजत, और आपको सुन के काफ़ी हिम्मत भी मिल रही है। मैं कहूँगा कि